जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है बिहार एसएससी का जो आज का प्रैक्टिस सेट है हमारा 11 नंबर का है। तो अगर इसके पहले आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके अवश्य देखिए, अगर आपको इसमें एक सीट पक्का करना है तब। ठीक है, तो आज का जो हमारा प्रश्न है ना, आगे की ओर चलते हैं। इसमें जो है आपको 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला देखने को मिलेगी और 10,000 का 5-5 6 डिस्कशन होता है। तो आपको जो है लगभग 50,000 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। तो लगातार जुड़े रहिए इस चैनल से। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी है ना, छोटी सी एक जो है कहानी है, कह रहा है कि जिंदगी में आप कितनी बार हारे, जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता है ना। जिंदगी में आप कितनी बार हारे हैं ये कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। आप किसके लिए पैदा हुए हैं? तो सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए। इसलिए माइंड में निगेटिव थिंकिंग नहीं लाना है, कभी भी मेहनत करना है ईमानदारी से। नौकरी तो आपके पास दौड़ के आएगी, बशर्ते आपको ईमानदारी से लगे हुए रहना है। ठीक है, तो चलते हैं आज के प्रश्नों को देखते हैं कि प्रश्नों का लेवल क्या है। तो आज का हमारा 243 से है ना। इसके पहले 1 से लेकर के 242 तक करा चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, बिहार एसएससी का प्ले लिस्ट बना हुआ है इस चैनल पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, मिसाइल का ध्वनि वेग कितना होता है ना। मिसाइल जो छूटता है तो मिसाइल का जो ध्वनि का वेग होता है, उसकी जो आवाजें होती है वह कितना डेसिबल होती है? क्या 120 से 130 डेसिबल होती है, 150 से 160 डेसिबल, 180 से 190 डेसिबल, या इनमें से कोई नहीं? तो मिसाइल है ना, मिसाइल की जो ध्वनि का लेवल होता है वह कितना होता है ये बताना है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इस आंसर को दे सकते हैं ताकि हम उसका रिप्लाई अच्छे तरीके से आपको दे दें। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 180 से 190 डेसिबल। 180 से 190 डेसिबल के बीच में मिसाइल का है ना क्या होता है? तो वेग होता है, ध्वनि वेग होता है। अच्छा, मिसाइल की बात आई है तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मैन ऑफ इंडिया, फटाक से कमेंट कीजिए तो क्या होगा, है ना। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो हमारा जो है आपको एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम है। ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, अगर ध्वनि की बात आ गई है तो ध्वनि के बारे में एक पॉइंट और लेते हैं। जैसे ध्वनि के बारे में, तो ध्वनि एक कैसी तरंगे है? ध्वनि ध्वनि कैसी तरंगे है? तो ध्वनि एक जो है अनुदैर्घ्य तरंगे है। ध्वनि कैसी तरंगे है? तो अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंगे है। पूछता है क्वेश्चन कि ध्वनि कैसी तरंगे है? तो अनुदैर्घ्य तरंगे है। अच्छा, ध्वनि को चलने के लिए क्या आवश्यकता होती है? तो ध्वनि को चलने हेतु इसको माध्यम की आवश्यकता होती है ना। ध्वनि को चलने हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। यह निर्वात में नहीं चलेगा, माध्यम की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। ये निर्वात में बिल्कुल नहीं चलेगा, ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलने के लिए, ध्वनि को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो निर्वात की, सॉरी, माध्यम की आवश्यकता होती है, उसको रास्ता की आवश्यकता होती है। उसको जो है तभी वह ध्वनि क्या होगी? एक जगह से दूसरी जगह चलेगी, ना कि निर्वात की अवस्था में ध्वनि गमन करेगी। ठीक है, और ध्वनि कैसी तरंगे है? तो अनुदैर्घ्य तरंगे है। ध्वनि कैसी तरंगे है? अनुदैर्घ्य तरंगे है ना। एक आता है क्वेश्चन श्रव्य ध्वनि के, है ना। श्रव्य और प्रश्रव्य होता है। तब प्रश्रव्य की अगर बात करें, प्रश्रव्य तरंगे में कितनी रेंज होती है? प्रश्रव्य तरंगे तो 20,000 से ऊपर, 20,000 से ऊपर, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर को क्या कहते हैं? है ना, परस ऊपर को क्या कहलाता है? तो आपको
है ना, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं। और अगर श्रव्य तरंगे अगर पूछे, श्रव्य तरंगे, तो श्रव्य तरंग हो जाएगा आपको श्रव्य। श्रव्य तरंगे की अगर बात करें तो इसका कितना हो जाएगा, 20 से 20,000, 20 से 20,000, 20 से 20,000 है ना हर्ट्ज हो जाएगा। 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में श्रव्य तरंगे होती है, जबकि पराश्रव्य अगर पूछे तो 20,000 से ऊपर होती है ना, जिसको अल्ट्रासोनिक कहते हैं। तो 20,000 से ऊपर हो गया आपको पराश्रव्य हो गया। और मिसाइल का ध्वनि का वेग कितना होता है, तो 180 से 190 के डेसिबल के बीच होता है। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, तो एपीजे अब्दुल कलाम को। तो डिस्कशन कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार जो है अपना ईमानदारी से जो है आप लाइक शेयर और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि हम उससे मोटिवेट रहें। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से हमारी जो है एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है और आपके लिए कंटेंट तैयार करने के लिए काफी उत्सुकता मिलती है, ठीक है। तो चलते हैं अब अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कर रहा, हर घर बिजली योजना, हर घर बिजली योजना बिहार सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया है ना। हर घर बिजली योजना नीतीश कुमार जी जो है द्वारा ये घोषणा किया गया था कि हर घर बिजली योजना है ना देंगे। तो इसकी जो घोषणा किया गया था कब किया गया था, क्या नवंबर 2017 में, नवंबर 2019, अगस्त 2018 या नवंबर 2016? तो आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, है ना। अगर नहीं भी जानते हैं तब पर भी कीजिए, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको नवंबर 2016 में, नवंबर 2016 में हर घर बिजली योजना को शुरुआत किया गया था। अगर बात किया जाए मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना की शुरुआत कब हुआ था, मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना, है ना, पेंशन योजना कब लागू हुआ, कब लागू हुआ? तो ये जो लागू हुआ था आपको 2019 में, कब हुआ था, 2019 में। इसमें जो है बुजुर्गों को, है ना, बुजुर्ग माता पिता को जो है सरकार के द्वारा कुछ सहायता राशि के रूप में दिया जाता है ताकि वह अपना जो है अपने जीवन यापन में खर्चा चला सके। तो ये जो वृद्ध पेंशन है, ये मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना कब लागू किए थे, तो 2000 है ना 19 में। वृद्ध जन पेंशन योजना, वृद्ध जन यहाँ लिख देते हैं। तो वृद्ध जन पेंशन योजना कब लागू हुआ था, 2019 में। अगर बात किया जाए हर घर बिजली योजना का तो ये नवंबर 2016 में, नवंबर 2016 ईस्वी में, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कितना पानी में है। करा भारतीय संविधान का कौन ला हो गया, कौन सा लेख धार्मिक मामलों के प्रबंधन से संबंधित है। धार्मिक मामलों मतलब धर्म से संबंधित, कि धर्म से संबंधित जो है वह किस अनुच्छेद में है, ये पूछा जा रहा है। लेख कहिए या अनुच्छेद कहिए, बात एक ही है। तो किस अनुच्छेद में धार्मिक, है ना, अल्पसंख्यकों के धार्मिक मामलों से, है ना, अल्पसंख्यक नहीं, धार्मिक मामलों से संबंधित है। तो ये हो आपको 26 में, है ना। इसमें अगर देखा जाए ऑप्शन में 26 में। ऐसे अगर बात किया जाए तो टोटल मौलिक अधिकार कई गो है, 6 गो है। टोटल मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 गो। यहाँ पर लिख देते हैं मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कितना है, तो कुल जो है आपको 6 है। कितना है, 6 है। मौलिक अधिकार की संख्या कितना है, 6 है ना, 6 है। और उसी में से एक होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसी में से क्या होता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें से एक होता है ना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, स्वतंत्रता का अधिकार होता है ना, जिसमें ये जो अनुच्छेद है संबंधित धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में ये अनुच्छेद की अगर बात करें तो 25 से 28 के बीच में है। 25 से 28 के बीच में आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखने को मिलता है। तो 25 से 28 में 26 नहीं आया ना, तो यहाँ मार दिए 26 किससे संबंधित हो गया,
तो धार्मिक से हो गया, किससे हो गया, धार्मिक से हो गया। तो 25 से 28 जो है धर्म की स्वतंत्रता का, है ना, विवेचना करता है, वर्णन करता है। ठीक है, तो 25 से 28 के बीच में क्या क्या है उसको एक बार हम देखना चाहेंगे, है ना, बताना चाहेंगे आप लोग को। तब 25 की अगर बात करें, है ना, अनुच्छेद 25 की अगर बात करें, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद हो जाएगा आपको 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा जो है अनुच्छेद आपको एक एक करके हम बताते हैं। जैसे 25 की अगर बात करें तो धर्म को मानने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता है ना, धर्म को मानने, धर्म को मानने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता है। प्रचार यहां पर लिखते हैं, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, 25 में क्या है तो, और 26 में बताइए दिए है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन मतलब क्या होता है, उसका संरक्षण करना, उसकी देखभाल करना। तो ये जो है आपको धार्मिक मामलों के संरक्षण से संबंधित है, के संरक्षण कहिए या प्रबंधन कहिए, है ना। धार्मिक मामलों के संरक्षण किस में करेगा तो 26 में। अगर बात किया जाए 27 की तो धर्म के प्रचार हेतु करों से मुक्ति, है ना, धर्म के अगर प्रचार कर रहे हैं तो कर से मुक्त रहिएगा। धर्म के प्रचार हेतु करों से मुक्ति मिलेगी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि धर्म के प्रचार प्रसार में आपको किसी तरह का टैक्स देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो वही कह रहा है कि 27 में जो वर्णन है वह धर्म के प्रचार हेतु करों से मुक्ति, मतलब धर्म के प्रचार में आपको कर देने की आवश्यकता, टैक्स देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और 28 की अगर बात करें तो शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपवास में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता। शैक्षणिक संस्थानों में, है ना, शैक्षणिक संस्थान में क्या है तो धर्म की, है ना, धर्म की शैक्षणिक संस्थानों में क्या है तो धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपवास में उपस्थिति, मतलब शैक्षणिक संस्थान में आप अपने धर्म की शिक्षा का ले सकते हैं, है ना। धार्मिक शिक्षा, धर्म शिक्षा, है ना, यह धार्मिक शिक्षा का वर्णन किया गया है, है ना, वर्णन किया गया है। कहने का मतलब ये है कि आप जो है अनुच्छेद 28 में शैक्षणिक दृष्टिकोण से अपने धर्म के अनुसार जो है आप पढ़ाई पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपको 28। तो 25 से 28 आप लोग जो है आज के बाद नहीं भूलिएगा। 25 में क्या है तो धर्म को मानने की तथा प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। धर्म को मानने कि हम ईसाई धर्म मानेंगे तो हमारी स्वतंत्रता है ना, हिंदू धर्म मानेंगे हमारी स्वतंत्रता है। तो ये 25 कहता है। 26 में कहता है कि जो आप धर्म रख रहे हैं उसकी संरक्षण कर सकते हैं, है ना, प्रबंधन रख सकते हैं, संरक्षण रख सकते हैं। और 27 में कहता है कि धर्म के प्रचार कर सकते हैं और प्रचार में आपको टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। और 28 में शैक्षणिक संस्थान जैसे स्कूल और कॉलेज में आप अपने धर्म के शिक्षा का जो है लाभ ले सकते हैं। ये आपको 28 में, ठीक है, कितना में है 28 में। यहाँ आपको था 25 से 28। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है ना, तो एक बार जो है आप आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा ग्रेट बेयर लेक कहाँ अवस्थित है। ग्रेट बेयर लेक, लेक मतलब होता है झील, लेक मतलब झील होता है। तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ, है ना, ग्रेट बैरियर जो झील है वह कहाँ स्थित है तो ये है आपको, है ना, कनाडा में है। कहाँ है, कनाडा में ये ग्रेट बेयर लेक स्थित है। कहाँ है, कनाडा में। सबसे बड़ी झील की अगर बात करें, सबसे बड़ी झील की तो कौन है, सुपीरियर झील है। सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, है ना, मीठे पानी की झील, मीठे पानी की
झील की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपको सुपीरियर झील, सुपीरियर झील है ना, सुपीरियर झील है। और ये कहाँ है? तो अमेरिका में है। सुपीरियर झील कहाँ है? तो ये आपको अमेरिका में अवस्थित है। सबसे बड़ी झील कौन है? सुपीरियर झील, जो कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है ना। अमेरिका में भी कुछ भाग है और कुछ जो है आपको कनाडा के भाग में, मतलब दोनों को सीमा पर कह सकते हैं। अमेरिका और कनाडा यहाँ कर देते हैं, ज्यादातर जो है आपको अमेरिका ही मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। अमेरिका, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है ना। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी है ना। और चीन के रूस के क्या हो जाएगा? मुद्रा क्या है रूस की? तो रूस के जो है मुद्रा है रूबल, रूस के रूबल है, रूस के रूबल है ना। अगला क्वेश्चन, करण निम्न में से सर्वाहारी की श्रेणी में आता है? अच्छा, सर्वाहारी किसको कहते हैं? जो सभ्य चीज खाता है ना, जो मीट मछली भी खाता है, साग सब्जी भी खाता है, पनीर भी खाता है, रसगुल्ला भी खाता है। तो और सभी चीजों को जो खाता है, जो मनुष्य जो खाता है, मतलब जीव को भी खाता है और पादप चीज को भी खाता है, जैसे साग सब्जी हो गया है ना। तो उस स्थिति में उसको क्या कहते हैं? सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब हुआ सभ्य है ना, जो सब खाता है सर्वाहारी कहलाता है। मतलब शाकाहारी भी खा रहा है और मांसाहारी भी खा रहा है, अर्थात दोनों खा रहा है। इसका मतलब है क्या है? तो यह सर्वाहारी है, सर्वाहारी है। शाकाहारी किसको कहते हैं? है ना, जो पादप जनित है ना, पादप जनित चीजों को खाता है, पादप जनित चीजों को खाता है, चीजों को खाता है, उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी की बात करें तो जो मीट मछली खाता है, जो मीट मछली खाता है, मतलब मीट मछली मतलब जीव को जो खाता है, उसे क्या कहते हैं? तो मांसाहारी। ये दोनों जो खाता है, ये दोनों जो खाता है आपको क्या कहलाता है? तो सर्वाहारी कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वाहारी। तो सर्वाहारी कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन कैसा लग रहा है क्लास? आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, कर मानव शरीर में धीमी वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है ना। धीमी वृद्धि, बढ़िए नहीं रहा है ना, बढ़िए नहीं रहा है। कितनों खिला रहे हैं, कितनों पिला रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति बढ़ नहीं रहा है। इसका क्या कारण एक हो सकता है? शरीर में तो प्रोटीन की कमी हो सकता है। इसका मतलब है कि बच्चों को आप प्रोटीन जो है भरपूर मात्रा में नहीं दे रहे हैं, इसका यही मतलब है। तो वो वृद्धि कम करता है। प्रोटीन की मात्रा कम रहने से वृद्धि बच्चों में क्या होता है? कम होता है। तो प्रोटीन की आवश्यकता है। प्रोटीन की स्रोत की अगर बात करें, दाल खाइए है ना, अंडा का उजला वाला भाग खाइए, ये सब प्रोटीन है। सोयाबीन खाइए, मशरूम खाइए है ना, तो ये सब जो है प्रोटीन है। इस प्रोटीन को जो है आपको लेना है और बच्चों को भी देना है। तो इसमें क्या होगा? तो वृद्धि आपको रुकने वाली नहीं है, और प्रोटीन नहीं रहेगी तो बच्चों की वृद्धि क्या हो जाएगी? बिल्कुल रुक जाएगी। ठीक है, और बसा खिलाइएगा ज्यादा तब मोटा हो जाएगा है ना। बसा से क्या होता है? फैल जाता है आदमी। बसा जैसे ज्यादा तेलीय चीज खाइएगा, जैसे घी हो गया है ना, ज्यादा तेल मसाला वाला है ना, ये सब खाइएगा जिसमें जो चर्बी होता है उसमें क्या होता है? आपको बसा की मात्रा होती है। क्या होती है? बसा की मात्रा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, करा जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और नहीं घोला जा सकता है। कोई जिस विलयन में, विलयन मतलब जिसमें चीजों को घोला जाता है ना। तो कह रहा है कि जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और नहीं घोला जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? जैसे मान के चलिए एक लोटा में पानी ले लिए और चीनी ले लिए, चीनी डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए। एक समय के बाद ऐसा आएगा जो कि आपको घुलना बंद हो जाएगा। क्या होगा? घुलना बंद हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि घोला जा सकता है, एक सीमा के बाद नहीं घोला जा सकता है, वैसे चीज को कहते हैं संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? संतृप्त
बिलियन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। केचुआ के श्वसन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? केचुआ, केचुआ किसको कहते हैं? जो गांव घर में रहते हैं उसको चेरा कहते हैं। क्या कहलाता है? चेरा, है ना। उससे मछली भी मराया जाता है। तो बंसी से आप लोग मछली अगर मारे होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कि हाँ हम भी मारे हैं। तो केचुआ, केचुआ को जो है किसान का जीवन साथी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखते होंगे जो खेत में रहते होंगे तो केचुआ क्या करता है, मिट्टी को हल्का करके ऊपर उठा देता है, और वह मिट्टी जब उठाइएगा तो आराम से उठ जाएगा, आपके हाथ में लगेगा जैसे रुई की तरह है ना। तो मिट्टी को हल्का करने का जो काम करता है केचुआ, इसीलिए किसान को उसका जीवन साथी के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो केचुआ जो सांस लेता है, सांस लेता है वह किस अंग से लेता है? क्या नासिक ग्रंथियों द्वारा श्वसन करती है? केचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करती है? केचुआ मुख द्वारा? या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो प्यारा सा आंसर हो जाएगा ये त्वचा द्वारा, है ना। त्वचा द्वारा, उसका तो नाक मुंह पते नहीं चलता है ना। तो जो सांस लेता है वो अपना शरीर यानी त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। और केचुआ को, है ना, किसान का जीवन साथी, किसान का जीवन साथी कहा जाता है, कहा जाता है ना। किसको? तो केचुआ को, केचुआ को क्या कहा जाता है? तो किसान का जीवन साथी। अगला क्वेश्चन, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? ना, नागफनी में, नागफनी में, तो नागफनी आप लोग देखे होंगे, है ना, कि उसमें कटीला कटीला जो है, बड़ा बड़ा जो है, लंबा लंबा जो है, उसमें क्या होता है? तो तना होता है, और पत्ती जो है मोटा मोटा होता है। उसका पत्ती जो है कहा जाता है कि सर्दी में भी, खांसी उसी में भी काम करता है, उससे दूध ज्यादा निकलता है ना। उसको जब पत्ता को तोड़िएगा तो दूध हरहरा के निकल जाएगा एकदम। ठीक है, तो नागफनी के पौधा में प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण मतलब समझते हैं ना, जिसमें वह जो है भोजन बनाता है ना। पादप अपना जो भोजन बनाता है वह किस माध्यम से बनाता है? तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। तो प्रकाश संश्लेषण से बनाता है, तो वह किस भाग में होता है ना। सबके अलग अलग भाग होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको पत्ता से, है ना। किससे हो जाएगा? पत्ता से। किससे करता है? तो सॉरी, पत्ता नहीं होगा, तना हो जाएगा, है ना, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, तना से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तना से। उसका जो तना रहता है, मोटा मोटा देखते होंगे तना रहता है निकला हुआ, उसी से जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। क्योंकि इसमें पत्ता की मात्रा बहुत ही कम रहता है। जब इसका जवानी रहता है तो पत्ता रहता है, और बुढ़ारी में पत्ता लगभग नहीं के बराबर रहता है। ठीक है, तो ये तना से, है ना, तना से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। किससे करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो तना से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से तापमान का मात्रक नहीं है। तापमान यानी टेम्परेचर का जो मात्रक है वह नहीं है। सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, तो तीनों तो है ही है जी, है ना। देखने से ही पता चल रहा है कि तीनों जो है तापमान का मात्रक है, लेकिन पास्कल नहीं है। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? पास्कल। पास्कल की अगर बात करें तो ये दाब का मात्रक है। किसका है? दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक हो जाएगा आपको पास्कल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चींटी के डंक में कौन सी एसिड पाई जाती है? देखते हैं, चींटी काटता है तो एकदम भूख दबर लगता है ना, भूख सा लगता है जैसे एकदम पूरा लहरा दिया पूरे शरीर को। तो चींटी का डंक कौन से एसिड उसमें रहता है? उसमें क्या रहता है? उसके डंक में जो है एसिड रहता है। तो कौन सा एसिड? एसिड का नाम बताइए। क्या फॉर्मिक एसिड रहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहता है, टार्टेरिक एसिड, या सोडियम हाइड्रोक्साइड रहता है? तो डंक में, है ना, चींटी के डंक में, उसका जो पूंछ में जो डंक रहता है उसमें क्या रहता है? तो फॉर्मिक एसिड रहता है। क्या रहता है? फॉर्मिक एसिड। यही फॉर्मिक एसिड आपके शरीर में फैल जाता है, और है ना, लहर जो है आपको बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है, और झाड़ फूक वाला के खोजना शुरू कर देते हैं। अगर दही की बात करें, है ना, दही की, तो दही में क्या होता है? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड होता है। दही में होता है लैक्टिक एसिड की बात करें, है ना। सिरका में एसिटिक एसिड होता है। सिरका में
अगर बात करें तो एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, सिरका में एसिटिक एसिड होता है। और पालक की बात करें तो पालक में ऑक्जेलिक एसिड होता है, पालक में ऑक्जेलिक ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है, पालक में ऑक्जेलिक एसिड होता है। और क्या आंवला में अगर बात करें तो आंवला में जो है एस्कार्बिक एसिड होता है, आंवला में क्या होता है, एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक एसिड होता है ना, एस्कार्बिक एसिड होता है। और इमली की बात करें तो इमली में टार्टेरिक एसिड होता है, इमली हो गया आपको, अंगूर हो गया, इमली हो गया, अंगूर हो गया, और क्या हो गया तो कच्चा आम हो गया, कच्चा आम लोग जो है ज्यादा खाता है ना, आम के सीजन में कच्चा आम हो गया, कच्चा आम हो गया। तो ये सब में जो है आपको क्या होता है तो टार्टेरिक एसिड होता है, टार्टेरिक टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड होता है ना। तो ये सब जो है क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसको सबको याद रखना है, रटाते हैं रटिएगा। दही में लैक्टिक एसिड, दही के बारे में ऐसे पूछा है कि दूध जब फटता है तो किस बैक्टीरिया के कारण होता है ना, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण फटता है। और सिरका की बात करें तो सिरका एसिटिक एसिड रहता है जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है। पालक की बात करें, पालक के साग आप लोग खाते हैं तो ऑक्जेलिक एसिड होता है। और आंवला, आंवला की बात करें तो एस्कार्बिक एसिड है ना, आंवला में क्या होता है एस्कार्बिक एसिड। और इमली, अंगूर और कच्चा आम में टार्टेरिक एसिड होता है। तो इतना याद कर लीजिए ना, उसके बाद तो कोई देखने वाला नहीं है ना, इसके बाद जो है आपका कोई भी एग्जाम में इससे ज्यादा पूछने वाला बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कारण निम्न में से कौन सी एसिड हमारी पेशियों में सिंचित होती है जिससे ऐठन होती है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही जो है हल्का क्वेश्चन भी है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, लैक्टिक एसिड है, जल है, एल्कोहल है। क्वेश्चन समझिए पहले, क्वेश्चन के मतलब वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा है ना, ऐसा कौन सी एसिड है जो हमारे शरीर में जमा होने पर है ना दर्द होता है ना, इधर दर्द होता है, इधर दर्द होता है, इस तरह से दर्द होता है, पूरे पूर दर्द होता है। तो कौन सा एसिड उस जगह जमा हो जाता है, जैसे ज्यादा आप खेत में कुदार उदार पार के आइएगा है ना तो दर्द ज्यादा करने लगेगा है ना, जहां जहां जो है गांठ है वहां दर्द करना शुरू कर देगा। तो उसमें कह रहा है कौन सा एसिड जमा हो जाता है, तो इसका जो एसिड का नाम है आपको लैक्टिक एसिड है। क्या है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। और उसी लैक्टिक एसिड के जमा रहने के कारण क्या होता है तो दर्द होता है। और जब तेल मालिश जब करते हैं, गरम गरम चीज लगाते हैं तो लैक्टिक एसिड फैल के बाहर हो जाता है ना, फैल के छितरा जाता है और दर्द जो है छूमंतर हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा एसिड रहता है आपको लैक्टिक एसिड रहता है। लैक्टिक एसिड की उत्पत्ति कैसे होती है, तो ग्लूकोज के टूटने से इसकी उत्पत्ति है ना, इसकी उत्पत्ति की अगर बात करें, इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ग्लूकोज के आंशिक मतलब थोड़ा सा है ना, आंशिक मतलब थोड़ा सा, ग्लूकोज के आंशिक है ना, आंशिक ग्लूकोज के आंशिक क्या बोलते हैं उसको, इसकी उत्पत्ति ग्लूकोज के आंशिक है ना, आंशिक अंश के टूटने से है ना, आंशिक अंश के टूटने से बनता है ना। तो किससे बनता है सिर्फ याद रखिएगा, तो ये ग्लूकोज के टूटने से बनता है, ग्लूकोज के टूटने से है ना ये लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। और यही लैक्टिक एसिड हमारे शरीर में क्या होता है, जम जाता है, और जमने के बाद जो है दर्द पीड़ा शुरू हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा, चिकित्सक मतलब डॉक्टर साहब हृदय स्पंद को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। हृदय स्पंद, हृदय धक धक जो करता है, तो स्पंद, स्पंद मतलब धड़कना। तो करा कि हृदय स्पंद को मापने के लिए यंत्र का जो प्रयोग किया जाता है उसका क्या नाम है। क्या स्टेथोस्कोप है, पेसमेकर है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, या फिर ईईजी है, बताइएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। तो चिकित्सक हृदय के स्पंद को मापने के लिए किसका प्रयोग करता है, तो ये करता है आपको स्टेथोस्कोप का, स्टेथोस्कोप का, वही जिसको आला कहते हैं हम लोग, आला है ना, दो गो कान में लगाता है, एगो जो है आपको हृदय में लगाता है ना, और उससे सुनता है, पता नहीं क्या सुनता है, वो तो डॉक्टर ही जाने। तो चिकित्सक जो है हृदय स्पंद को मापने के लिए
किसका प्रयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगर ईईजी की बात करें तो ईईजी जो है आपका मस्तिष्क रोग से संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है, ठीक है। और एक होता है ईसीजी, एक होता है आपको ईसीजी, है ना। तो ईसीजी जो होता है ये होता है हृदय से संबंधित, है ना, हृदय से संबंधित, है ना। ईसीजी किससे संबंधित है? हृदय से। और ईईजी पूछे तो मस्तिष्क से, है ना। मस्तिष्क में अगर कुछ गड़बड़ी होता है तो जो है आपको ईईजी कराएगा, अगर हृदय में गड़बड़ी होगा तो ईसीजी कराएगा। देखते हैं हृदय में गड़बड़ी होता है ईसीजी कराना पड़ेगा भाई। उसमें जो डायग्राम इस तरह से जो है आता है फिगर, है ना, इस तरह से फिगर जो है आता है उसमें जांच में, तो वो है हृदय की धड़कन को जांच करता है कि आखिर कैसे धड़क रहा है, सही से धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है, ठीक है। और पेसमेकर का प्रयोग जो है हृदय गति को कम हो जाने पर सामान्य स्थिति में लाने के लिए किया जाता है। पेसमेकर की अगर बात करें तो इसकी पेसमेकर, है ना, पेसमेकर की अगर बात करें तो हृदय गति कम हो जाने उपरांत, है ना, इसे सामान्य स्थिति में लाने हेतु किया जाता है, ठीक है। तो इसे सामान्य स्थिति में लाने हेतु किया जाता है। जैसे घेर दिया, लीजिए, है ना, इसको घेर दिया अलग से। तो हृदय पेसमेकर की प्रक्रिया कब होती है? तो जब आपका हृदय की धड़कन गड़बड़ा गया है तो उसको सामान्य स्थिति में लाने के लिए पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे चले, अगला क्वेश्चन तो समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। देखिए आजकल का जो सिस्टम चल गया है कि अगर आप पैसा नहीं दिए हैं तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, पता चलेगा कि नहीं पता नहीं कैसे पढ़ा रहे हैं मास्टर साहब। तो ये सब जो निगेटिव पॉइंट है आपके मन में, दिल में, दिमाग में, उसको निकाल देना है। कंटेंट कहीं बदलता नहीं है। अकबर जी का जन्म जो है जिस ईस्वी में हुआ है उसी ईस्वी में जो है अकबर जी का जन्म कोई भी मास्टर साहब रहे वो वही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको ध्यान में रखिए। कह रहा वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। वाहन मतलब गाड़ी के द्वारा, तो किसके द्वारा मापा जाता है? ओडोमीटर के द्वारा। ओडोमीटर की मतलब कितना मीटर चला है आपकी गाड़ी। आप गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें ओडोमीटर लगल रहता है ना, तो उसमें किलोमीटर बताता है कि गाड़िया इतना चलल है, ये गाड़ी इतना चलल है, लेना चाहिए कि नहीं पुराना गाड़ी। तो इस तरह जो है किससे मापा जाता है? ओडोमीटर से, है ना। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है किससे? तो ओडोमीटर। वही ओडोमीटर जो गाड़ी में आपके लगे रहते हैं, मोटरसाइकिल हो या 4 व्हीलर हो, चाहे कोनो व्हीलर हो, है ना, उसमें क्या लगा रहता है? ओडोमीटर। और उसमें जितना भी चलता है वो उसमें स्पीड रहता है ना। स्पीडोमीटर की अगर बात करें तो स्पीडोमीटर जो है वाहन की चाल वाहन की चाल मापी जाती है कि कितना चाल से ये बंदा चल रहा है ना। इसका जो है फाइन मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। तो स्पीडोमीटर लगेले रहता है पुलिस वाला, है ना। पुलिस वाला स्पीडोमीटर लगा के रखते हैं और उसी से जो है उसको माप लिया जाता है कि कितना किलोमीटर से चल रहा है। इस एरिया में जो चलने का 5 किलोमीटर प्रति आवर है, चल रहा है 50 किलोमीटर प्रति आवर, तो उसको जो है तुरंत फाइन काटता है। किससे नाप के? तो स्पीडोमीटर से, है ना। अल्टीमीटर की अगर बात करें तो इसको जो है ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऊंचाई मापने में प्रयोग किया जाता है ना। ऊंचाई मापने में अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और एक बच गया है एक जीरोमीटर, है ना। तो इसका बता देते हैं, है ना। वाहन की चाल में जो वृद्धि होती है, वाहन की चाल में वृद्धि, है ना, वृद्धि को मापता है, है ना। वाहन की चाल में वृद्धि, तुरंत एक्सीलरेटर दिया है ना, तो कितना चाल बढ़ गया उसको नाप लेगा ये एक्सेलेरोमीटर, है ना, एक्सेलेरोमीटर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च,
है ना। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च। ये सब क्वेश्चन को जो है फटाक से मारना है। 22 मार्च विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पृथ्वी पर अगर जल की बात किया जाए तो पृथ्वी पर जल जो है टोटल कई प्रतिशत है, बताइए तो कमेंट में। 71% है, 71% है, कुछ नहीं बताइएगा आप लोग। कर पृथ्वी पर जल की प्रतिशत कितना है, 71% है। और मीठे पानी की अगर जल पूछे पृथ्वी पर कितना है ना, पृथ्वी पर मीठे पानी की अगर बात करें तो आपको 1% से भी कम है। कितना है, 1% से भी कम है, अर्थात 0.006 है, 006% है, इतना है ना। और तो पानी कितना है हमारे पृथ्वी पर मीठा वाला, तो 1% से भी कम है, अर्थात कितना है, तो 0.006 है। और पृथ्वी पर जल कितना है, तो टोटल 71% है ना। और स्थल की अगर बात किया जाए तो स्थल जो बच गया यानी 29%, लगभग 29% जो है आपका क्या है, स्थल है। इसे मीठी पानी को बचाने के लिए यूएनओ द्वारा है ना, यूएनओ के द्वारा 2003 में अंतर्राष्ट्रीय है ना जल के रूप में मनाया गया था। 2003 में है ना अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाया गया था कि मीठी पानी को क्या है, मात्रा बढ़ना चाहिए। ठीक है। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। और बिहार दिवस की अगर बात करें तो बिहार दिवस भी 22 मार्च को, बिहार दिवस है ना। बिहार दिवस भी कितना तारीख को, तो 22 मार्च को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है ना, फूड चेन जिसको कहते हैं, फूड चेन। तो फूड चेन में जो है क्या हो जाएगा, पहले घास है, घास को कीट खाएगा, कीट को मेढक खाएगा, मेढक को सर्प खाएगा, और सर्प को गरुड़ खाएगा। तो यही तो है सटीक आंसर है ना। पहले गरुड़ नहीं आएगा, पहले नीचे से ऊपर चलेगा, ऊपर से नीचे नहीं। घास के बाद सर्प नहीं आ जाएगा, क्योंकि घास है तो उसको पहले छोटका कीड़वा खाएगा, ये तो बड़ा हो गया। और कीट है तो कीट से पहले घास कहाँ गया, तो घास यहाँ है, तो घास, और घास किसको खाता है, कीट को, सॉरी घास खाता है ना, कीट खाता है घास को, और कीट को कौन खाता है, मेढक, और मेढक को सर्प खाता है, सर्प को गरुड़ खाता है। इसलिए ये फूड चेन के रूप में है ना। फूड चेन मतलब समझते हैं ना, जैसे मछलियां हैं तो मछलियां को हम लोग खाते हैं, अगर हम लोग नहीं खाएंगे मछली को तो मछली की संख्या इतना सारा बढ़ जाएगा है ना कि पृथ्वी पर उथल पुथल कर सकता है। इसलिए है ना जरूरी है कि उसको वो खाता है, उसको इस तरह से जो है क्या होता है, जीवन यापन संतुलन बना रहता है। अगला क्वेश्चन, कर कौन सी सक्रिय अधातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेता है। अधातु की बात किया जा रहा है ना, जिसको हवा में खुला छोड़िएगा तो तुरंत धाए दबर आग लग जाएगा है ना, तुरंत धधक जाएगा आग। तो कौन है, आपका फास्फोरस है। कौन सा है, तो फास्फोरस के जो है खुला नहीं छोड़ा जाता है ना, इसको जल में रखा जाता है। इसको कहाँ रखा जाता है, जल में। फास्फोरस की अगर बात करें, फास्फोरस को जल में रखते हैं, है ना। फास्फोरस को कहाँ रखते हैं, तो जल में रखा जाता है। सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम को जो है ना मिट्टी तेल में रखते हैं, ये भी क्रियाशील धातु है ना, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिट्टी के तेल में, जिसको करासन बोलते हैं, मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्या, तो आपको सोडियम। आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो इसकी कमी से घेंघा रोग होता है, घेंघा रोग होता है ना। और ब्रोमीन ऐसा धातु है ना, ब्रोमीन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर है ना, कमरे के ताप पर लिक्विड अवस्था में रहती है। कमरे के ताप पर है ना किस में रहती है, तो लिक्विड अवस्था में रहती है। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर लिक्विड अवस्था में रहती है, तो वो है आपको ब्रोमीन है। कौन है, ब्रोमीन है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन करा, सोने के पुराने आभूषण को पॉलिश करने उपरांत आभूषण का वजन क्या होगा। ये तो टेक्निकल क्वेश्चन है जी, इसमें क्या देखना है ना। सोना का कोई आभूषण है, मान के चलिए लेटा पोटा गया या तो फिर गंदा लग रहा है देखने में, सोनार के पास जाइएगा तो क्या करेगा, उसको घिसेगा, है ना। घिस घिस के ऊपर वाला चमड़िया जो है निकाल देगा। जब ऊपर वाला चमड़ी निकल जाएगा तो नीचे वाला गोर निकलेगा, है ना। तो ऊपर वाला जो चमड़ी का वजन होगा वो तो खत्म हो गया। तो जब खत्म हो गया तो उसका वजन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम जाएगा, है ना। तो क्या होगा, कम जाएगा। सोने के पुराने आभूषण को पॉलिश करने के लिए क्या होता है, कम जाता है। अच्छा, सोना, सोना में जो है क्या मिलाया जाता है ना। सोना में जो मिला करके बेचा जाता है, सोना में तांबा का मिश्रण होता है ना, तांबा का, कॉपर का, तांबा का मिश्रण होता है। जैसे जैसे कि आप 24 कैरेट का 22 कैरेट का अगर सोना खरीदते हैं, आपको अगर शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है ना। तो अगर आप 750 होल मार्क वाला लेते हैं तो उसमें 18 भाग सोना रहेगा और 6 भाग आपको तांबा रहेगा। वही अगर 22 कैरेट वाला लेते हैं तो 22 कैरेट आपको सोना मिलेगा और उसमें 2 कैरेट जो है आपको क्या मिलने वाला है, तो तांबा मिलने वाला है। तो 22 2 24 और 18 6 24, तो इस तरह से जो है मिला के उसे बेचा जाता है। अच्छा, मिलाया क्यों जाता है, क्योंकि सोना बहुत ही आघात वर्ध होता है, उसका तनाव टेंशन ज्यादा होता है ना। कान में लटकाइएगा 24 कैरेट का सोना तो लटक के चल जाएगा पैर के पास, क्योंकि उसका टेंशन ज्यादा होता है। इसीलिए उसको हार्ड बनाने के लिए उसमें तांबा का मिश्रण किया जाता है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। कर रेड डाटा बुक, है ना, बुक यहां पर लिख दीजिएगा। रेड डाटा बुक संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। रेड डाटा बुक में आखिर क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। तो रेड डाटा बुक में पढ़िए क्वेश्चन को, ऑप्शन को, यह वह पुस्तक है जिसमें विशेष स्थानिक स्पीशीज का रिकॉर्ड होता है। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है। यह वह पुस्तक है जिसमें जैव मंडलार्थी क्षेत्र का है, ये भी गलत बात है। यह वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटग्रस्त प्रजाति को रिकॉर्ड रखा जाता है। जी बिल्कुल सही है ना। संकटग्रस्त मतलब कोई ऐसा जीव है जो लास्ट अवस्था में बच रहा है, अब उसका जो है धीरे धीरे विलीन होने वाला है, तो उसको रेड डाटा बुक में रखा जाता है, अलर्ट किया जाता है कि ये जो जीव है रेड डाटा बुक में वो अब लास्ट होने वाला है, इस पर ध्यान दीजिए, इसकी संख्या को बढ़ाइए, है ना। तो उसको ऐसे जानवरों को कहां रखा जाता है, रेड डाटा बुक में, संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड बुक में रखा जाता है। ठीक है, किस में रखा जाता है, तो रेड डाटा बुक में। अगला क्वेश्चन नहीं है, यहीं तक था। तो एक बार आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा आपको पढ़ाई करने में लगा। अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह से आपके लिए हम प्रतिदिन वीडियो लेकर के आएंगे। और ये वीडियो जो है हमारा सुबह में 6:30 बजे जो है अपलोड हो जाता है, आप उसके बाद उसको देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग का मांग रहेगा तो हम लाइव भी आएंगे आपके लिए, है ना। तो आप लोग कमेंट करके तो पहले बताइए। और दरोगा का जो भी फॉर्म भरे हैं, सब लोग तो भरे ही होंगे जो ग्रेजुएशन किए होंगे, तो दरोगा का जो भी, तो हमारा ये सेशन में प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है प्रीवियस ईयर का, है ना, इसी चैनल पर। तो आप जाकर के प्ले लिस्ट में उसको भी देख सकते हैं। और इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप वहां से जा करके व्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।